लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे प्रॉपर्टीज। इसमें से देखे कि ग्लास को बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल बैच का क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए, तभी हम लोग एक डिफेक्ट सर फ्री आवाज ग्लास। क्लियर नहीं आ रही है। हेलो। तो हम लोग कहे कि जो भी ग्लास को बनाना होता है, तो जो मेल्ट बनाना होता है हमें वो डिफेक्ट फ्री बनाना होता है। तो डिफेक्ट फ्री बनाने के लिए ग्लास को और ग्लास मेल्ट को हमें रॉ मटेरियल के क्वालिटी को कंट्रोल करना होता है। इसके लिए हम लोग रॉ मटेरियल के प्रॉपर्टीज को पढ़ना स्टार्ट किए थे, जिसमें से हम लोग सीव एनालिसिस और उसको क्वालिटी को एनालिसिस किए थे। इसके बाद हम लोग ग्लास के प्रॉपर्टीज को पढ़ना स्टार्ट किए कि जिसमें हम लोग सबसे पहला प्रॉपर्टी डेंसिटी को मेजर करना सीखे। डेंसिटी को मेजर करने का अलग अलग तरीका था, वो 3-4 तरीके के बारे में हम लोगों ने देखा। आज हम लोग अगले प्रॉपर्टीज की पढ़ने जा रहे हैं, जो कि है केमिकल ड्यूरेबिलिटी और विस्कोसिटी। दोनों ही प्रॉपर्टीज बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसका फिजिकल रोल भी बहुत ज़्यादा होता है ग्लास बनाने के लिए। तो जिसमें कि पहला प्रॉपर्टीज है केमिकल ड्यूरेबिलिटी ऑफ ग्लास। तो ग्लास का यूज हम लोग इन जनरली करते हैं बहुत सारे फूड आइटम को स्टोर करने के लिए, बहुत सारे मेडिसिन को स्टोर करने के लिए, या बहुत सारे कोल्ड ड्रिंक्स को स्टोर करने के लिए। तो इन सब चीज़ को स्टोर करने के लिए हम लोग ग्लास कंटेनर्स का यूज़ करते हैं। हम लोग ग्लास का यूज़ करते हैं अपने विंडोज़ में, हम लोग ग्लास का यूज़ करते हैं अपने डाइनिंग टेबल पे, और भी बहुत सारे यूज़ होते हैं ग्लास। तो हम लोग जहाँ जहाँ यूज़ करते हैं, यदि वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है, या तो वो वाटर के कांटेक्ट में रहता है, या अदर एटमॉस्फेरिक एजेंसीज के कांटेक्ट में रहता है, या एसिड के कांटेक्ट में, या बेस के कांटेक्ट में, या वो साल्ट का कोई सॉल्यूशन रहता है, तो उस सॉल्यूशन के अगेंस्ट में वो ग्लास का कितना कोरोजन का रेजिस्टेंस है, ये केमिकल ड्यूरेबिलिटी को दिखाता है। यदि ग्लास बहुत आसानी से उस मटेरियल के साथ जिसको कि हम लोग स्टोर करने के लिए यूज़ किए हैं रिएक्ट करेगा, तो हम लोग कहेंगे कि भाई उसकी केमिकल ड्यूरेबिलिटी अच्छी नहीं है, या हम लोग कहेंगे उसका कोरोजन रेजिस्टेंस उस ग्लास के लिए कम है। तो इस केमिकल ड्यूरेबिलिटी का जो है प्रैक्टिकल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। इसका जो यूज़ है, ग्लास का जो यूज़ है, हम लोग कंटेनर के रूप में कमोडिटीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए करते हैं, कई सारे फूड आइटम को स्टोर करने के लिए करते हैं, जैसे मिल्क है, कोल्ड ड्रिंक्स है, जो कि बेसिक और एसिडिक नेचर्स के होते हैं। इस केमिकल ड्यूरेबिलिटी को मेज़र करने के लिए क्या करते हैं कि इन जनरली हम लोग जिस सर्विस कंडीशन में हमको उस ग्लास को यूज़ करना है, वो सर्विस कंडीशन कोशिश करते हैं उस ग्लास के साथ जनरेट करने का। मान लो कि हमको यूज़ करना है, जो हम कंटेनर्स बना रहे हैं उसको यूज़ करना है मिल्क को स्टोर करने के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे कि पहला जो ग्लास बनाएंगे उस फैक्ट्री में या उस इंडस्ट्री में, तो उस ग्लास का में हम लोग मिल्क को डाल करके स्टोर करेंगे, और उतना ही दिन स्टोर करेंगे जो हमारा प्रैक्टिकल सिचुएशन होने जाने वाला है। मान लो 5 दिन या 3 दिन, या उस मेडिसिन को का स्टोर करने के लिए हम लोग ग्लास बना रहे हैं, तो उस मेडिसिन को उसमें डालेंगे और एक्चुअल कंडीशंस में जैसा यूज़ होने वाला है उसको हम लोग उस पर अप्लाई करेंगे, या उसको कोल्ड स्टोरेज करना है या उसको हॉट स्टोरेज करना है। तो वैसा हम लोग सर्विस कंडीशन
चेक करने के लिए जनरेट करते हैं, और सर्विस कंडीशन जनरेट करने के बाद जब वो अचीव हो जाता है तब हम लोग इसके ग्लास के कंपोजिशन को चेक करते हैं, और ग्लास के कंपोजिशन को चेक करने के बाद हम लोग चेक करते हैं कि उसका जो कंपोजिशन है या उसके सरफेस पे कोई भी कोरोजन है वो आया कि नहीं आया है। तो हमारे पास 4 ऐसी पॉसिबिलिटीज बनती है चेक करने के बाद, 4 हमारे पास ऐसी पॉसिबिलिटीज बनती है। पहली पॉसिबिलिटीज तो बनती है जो भी हम लोग जिस कमोडिटीज के द्वारा उसको चेक कर रहे हैं उसका कोई जो है कोई भी उस पर प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जो ग्लास के कंपोजिशन वो अनएफेक्टेड है। दूसरा पॉसिबिलिटीज बनता है स्लाइटली अफेक्टेड है, और तीसरा पॉसिबिलिटीज बनता है डिसाइडली अफेक्टेड है, और चौथी पॉसिबिलिटीज बनती है वेरी सीरियसली अफेक्टेड है। यदि ग्लास का कंपोजिशन अनएफेक्टेड है तब तो हम लोग उस पर्पस के लिए जो हम लोग ग्लास बनाए हैं आसानी से यूज कर सकते हैं। यदि स्लाइटली अफेक्टेड भी है तो किस तरह का कमोडिटीज है, कोई मान लीजिए कि हम ऐसे कमोडिटीज का यूज करें जो मेडिकल पर्पस के लिए यूज होता है, जो मेडिसिन स्टोर्स करने के लिए यूज होता है। तो मेडिसिन का यूज होता है वो काफी क्रिटिकल होता है, तो स्लाइटली भी यदि अफेक्टेड होगा तो मेडिसिन का जो क्वालिटी होगा, उसका जो पर्पस होगा उसको चेंज कर देगा। तो हम लोग स्लाइटली अफेक्टेड को भी उस केस के लिए यूज नहीं कर सकते। लेकिन कुछ ऐसे स्टोर्स कर रहे हैं जिसमें सॉलिड आइटम्स यूज कर रहे हैं, तब हम लोग स्लाइटली अफेक्टेड को भी थोड़ा बहुत यूज कर सकते हैं। लेकिन जब डिसाइडली अफेक्टेड का बात हम लोग करते हैं कि हाँ, तो हम लोग के पास एक डिसीजन लेना होता है कि हाँ अफेक्टेड तो काफी ज्यादा है, लेकिन हाँ करें या ना करें। लेकिन यदि वेरी सीरियसली अफेक्टेड है, बहुत ज्यादा कोरोडेड है या बहुत ज़्यादा कंपोजिशन उसका चेंज हो गया है, क्योंकि जब रिएक्शन करेगा ग्लास के साथ तो उसके कंपोजिशन को चेंज कर देगा, बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है, तब हम लोग उस ग्लास को रिजेक्ट कर देंगे और उसका यूज नहीं करेंगे। ये समझ में आ गया क्यों हमारे लिए ग्लास का जो ड्यूरेबिलिटी है, केमिकल ड्यूरेबिलिटी जरूरी है। आवाज क्लियर है? यस सर। ये चीज समझ में आ गया ना? अब अगला जो प्रॉपर्टीज होता है वो विस्कोसिटी ऑफ ग्लास होता है। विस्कोसिटी क्या होता है कि ये एक रेजिस्टेंस टू फ्लो होता है। कोई भी चीज यदि फ्लो करना चाहता है, कोई भी चीज बहना चाहता है, या हम कहें वाटर यदि बहना चाह रहा है, तो बहने के लिए जो रेजिस्टेंस उसमें सेल्फ रेजिस्टेंस है वो कितना है, ये विस्कोसिटी को बताता है। ये आसानी से फ्लो नहीं करने देता है। यदि रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा तो उस लिक्विड को बहुत आसानी से फ्लो नहीं करने देगा, यही होगा। तो विस्कोसिटी क्या होता है? रेजिस्टेंस टू फ्लो होता है। लेकिन ग्लास के केस में चीजें वही है, लेकिन ग्लास के केस में हम लोग क्या मेजर करते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ ए लिक्विड टू शेयर डिफॉर्मेशन। जब हम लोग उस पर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उसमें कितना डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट कर पाता है, तो ये होता है विस्कोसिटी। या हम लोग ये एक रेशियो होता है जिसमें कि हम लोग शेयर फोर्स अप्लाई करते हैं और रेट ऑफ फ्लो ऑफ द लिक्विड। ये रेशियो होता है अप्लाइड शेयर फोर्स और रेट ऑफ फ्लो ऑफ द लिक्विड का।
विस्कोसिटी को जो है मेजर किया जाता है डाइन पर सेंटीमीटर पर सेकेंड में या पास्कल सेकेंड में। विस्कोसिटी का जो मेजरमेंट किया जाता है वो डाइन पर सेंटीमीटर पर सेकेंड में या तो पास्कल सेकेंड में। इसका जो यूनिट होता है वो पॉइस होता है। विस्कोसिटी का यूनिट जो है वो पॉइस होता है। एक और टर्म आता है फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी होता है विस्कोसिटी का रेसिप्रोकल। यदि विस्कोसिटी ज्यादा होगा तो फ्लूइडिटी कम होगा और फ्लूइडिटी ज्यादा होगा तो विस्कोसिटी कम होगा। क्योंकि हम कहें कि फ्लो के जो रेजिस्टेंस होता है वो विस्कोसिटी होता है। और विस्कोसिटी का जो रोल है ग्लास बनाने के लिए, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो काफी ज्यादा होता है। हम लोग ग्लास को आसानी से बना सकते हैं, जबकि विस्कोसिटी जो है वो मेल्टिंग टेम्परेचर पर उस मेल्ट का ज्यादा होगा। साथ ही साथ विस्कोसिटी जो है वो रैपिडली डिक्रीज होगा। विस्कोसिटी जो है वो रैपिडली इंक्रीज होगा जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि जब हम लोग एक्चुअली ग्लास क्या होता है कि ग्लास जो है उसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर का लेकनेस होता है। जहां एटम्स है वहीं रह जाए, जब हम लोग कूल करें उसको रीअरेंजमेंट का मौका नहीं मिले। तो यदि मेल्टिंग टेम्परेचर पर विस्कोसिटी ज्यादा होगा तो हम लोग कूल करेंगे तो आसानी से एटम्स रीअरेंज नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ यदि टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो बहुत तेजी से विस्कोसिटी इंक्रीज होगा। तो उसमें उस केस में क्या होगा कि एटम्स जहां के हैं जहां पे हैं वहीं का वहीं रह जाएंगे, उसको रीअरेंजमेंट का भी समय नहीं मिलेगा। तो इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि विस्कोसिटी पर जो है हमारा ग्लास का फॉर्मेशन डिपेंड करता है। विस्कोसिटी ज्यादा होगा तो वो ग्लास हम लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं। साथ ही साथ जो ग्लास के कई सारे प्रॉपर्टीज होते हैं उसको भी कंट्रोल करने के लिए विस्कोसिटी का बहुत ज्यादा रोल होता है। ग्लास के फॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए विस्कोसिटी का बहुत ज्यादा रोल होता है। जैसे कि हम जानते हैं कि ग्लास को बनाने के लिए जो है हमें बबल फ्री मेल्ट की जरूरत होती है, तो उस केस में भी विस्कोसिटी का बहुत ज्यादा रोल होता है। और होमोजीनियस लिक्विड की जरूरत होती है। हेट्रोजीनियस लिक्विड होगा तो वो डिफेक्ट फॉर्म करेंगे, तो हमें होमोजीनियस लिक्विड की जरूरत होती है, तो उस केस में भी विस्कोसिटी एक इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। एनीलिंग टेम्परेचर को भी डिफाइन करने के लिए विस्कोसिटी का रोल है, जिसमें कि हम लोग इंटरनल स्ट्रेस को रिमूव करते हैं। साथ ही साथ किस टेम्परेचर रेंज में इस प्रोडक्ट को या कमर्शियल प्रोडक्ट को बना सकते हैं, इसमें भी विस्कोसिटी का बहुत ज्यादा रोल होता है। विस्कोसिटी के द्वारा ही हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि किस लिमिट तक जो है हम लोग ग्लास को बना सकते हैं ताकि डीविक्ट्रिफिकेशन नहीं हो, या हम लोग कहें क्रिस्टलाइजेशन नहीं। यदि डीविक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा तो ये ग्लास अपनी प्रॉपर्टीज को छोड़ करके ये क्रिस्टल को फॉर्म कर देगा। लेकिन जैसे ही यदि कोई भी लिक्विड बहुत हाई विस्कोसिटी अचीव कर लेता है तो वो एक विस्को इलास्टिक बिहेवियर शो करने लगता है। विस्को इलास्टिक बिहेवियर होता है कि हम लोग
कितना स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग डिफॉर्मेशन कितना हो रहा है। तो ये एक कर्व है जो कि विस्कोसिटी वर्सेस टेम्परेचर बनाया गया है, ये सोडा लाइम सिलिका ग्लास के लिए। तो हम लोग इसमें देखते हैं कि जैसे जैसे जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो ये टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये 400, 750, 1000, 1250, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एबव है। और हम लोग बॉटम टू टॉप जा रहे हैं तो विस्कोसिटी बढ़ रहा है, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 15 है, और ये है 10 टू दी पावर उतना, मतलब यहाँ पे होगा 10 टू दी पावर 3, यहाँ होगा 10 टू दी पावर 5, ये होगा 10 टू दी पावर 6, 10 टू दी पावर 10 और 10 टू दी पावर 15। तो ये है विस्कोसिटी पास्कल सेकेंड में। तो हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे विस्कोसिटी डिक्रीज होते जा रहा है। ये क्या हो रहा है, विस्कोसिटी डिक्रीज होते जा रहा है। ऊपर जाएगा तो विस्कोसिटी बढ़ेगा और नीचे आएगा तो विस्कोसिटी डिक्रीज होगा। तो मेल्टिंग टेम्परेचर पर जो विस्कोसिटी होता है वो इस रेंज का होता है। जैसे जैसे हम लोग मेल्टिंग टेम्परेचर 1500 डिग्री के आसपास हम लोग ग्लास को बनाते हैं, 1500 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम लोग ग्लास को बनाते हैं। जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, पहले मेल्ट फॉर्म किया, विस्कोसिटी उतना अचीव हो गया हमको जो रिक्वायरमेंट था। अब उस मेल्ट को हम लोग क्या करेंगे, कूल डाउन करेंगे। कूल डाउन करेंगे तो हमारा रिक्वायरमेंट होता है कि जैसे जैसे हम लोग कूल करें विस्कोसिटी शार्पली इंक्रीज करते जाए। ये देखो विस्कोसिटी इंक्रीज कर रहा है ना। जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर कम कर दे जा रहे हैं विस्कोसिटी इंक्रीज कर रहा है शार्पली। या हो सकता था विस्कोसिटी ऐसे इंक्रीज करे, यदि इस ऐसे इंक्रीज करता तो इसका मतलब क्या होता है, विस्कोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। लेकिन देखो यहाँ पे विस्कोसिटी शार्पली इंक्रीज कर रहा है। तो ये होता है वर्किंग रेंज, ये होता है सॉफ्टनिंग पॉइंट, ये ग्लास ट्रांजैक्शन टेम्परेचर होता है, ये एनीलिंग पॉइंट होता है और ये स्ट्रेन पॉइंट होता है। इस तरीके से हम लोग अलग अलग पॉइंट पे विस्कोसिटी को मेजर करते हैं। तो सोडा लाइम सिलिका ग्लास के लिए एक टिपिकल कंपोजिशन के लिए जो मेल्टिंग पॉइंट पर विस्कोसिटी होता है 1 से लेके 10 पास्कल सेकेंड तक होता है। ये मेल्टिंग पॉइंट था, इस पर विस्कोसिटी जो है 1 से लेके 10 पॉइंट तक होता है। 10 टू दी पावर 0 से लेके 10 टू दी पावर 1 यहाँ होगा ना, यहाँ पे कहीं 10 टू दी पावर 1 होगा। तो 1 से लेके 10 तक जो है ये पास्कल सेकेंड होता है मेल्टिंग पॉइंट पर सोडा लाइम सिलिका ग्लास के लिए विस्कोसिटी। इसके बाद जैसे ही हम लोग टेम्परेचर को कम करते हैं ये हमारा वर्किंग पॉइंट रेंज में चला जाता है और ये इस पर जो होता है विस्कोसिटी 10 टू दी पावर 3। ये यहाँ से हमारा वर्किंग रेंज स्टार्ट होता है, ये विस्कोसिटी होता है 10 टू दी पावर 3 और इस पर टेम्परेचर जो है लगभग 1000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हम लोग देखे थे कि जो वर्किंग रेंज होता है जहाँ पे प्रोडक्ट को हम लोग बनाते हैं या हम लोग ब्लोइंग मेथड से बनाए या रोलिंग मेथड से बनाए, वो 800 से लेके 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम लोग प्रोडक्ट को बनाते। तो इस रेंज में यहाँ से यहाँ पे कहीं 800 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और यहाँ पे कहीं 1000 डिग्री, तो इस रेंज में हम लोग प्रोडक्ट को बनाते हैं। इसके बाद सॉफ्टनिंग पॉइंट पर विस्कोसिटी जो होता है वो 10 टू दी पावर 6 से लेकर 10 टू दी पावर 6.5 तक होता है। टीजी पर जो विस्कोसिटी होता है वो 10 टू दी पावर 11 होता है। टीजी कहीं यहाँ का पॉइंट होता है और इसके करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर है वो ये होता है। इसके बाद एनीलिंग पॉइंट पर जो विस्कोसिटी होता है वो 10 टू दी पावर 12 से लेकर 10 टू दी पावर 12.4 तक होता है और स्ट्रेन पॉइंट पर जो विस्कोसिटी होता है वो 10 टू दी पावर 13.5 होता है। स्ट्रेन पॉइंट क्या होता है कि वो पॉइंट जहां पर कि
हम लोग ग्लास को वो हाईएस्ट टेम्परेचर जहाँ पर कि हम लोग ग्लास को लोड के कंडीशन में यूज कर सके, बिना डिफॉर्मेशन के ग्लास को हम लोग उस टेम्परेचर तक यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग करेंगे तो वो सेल्फ डिफॉर्म होने लगेगा या क्रीप जैसा बिहेव करने लगेगा। क्रीप में क्या होता है, कोई लोड अप्लाई भी नहीं कर, सॉरी क्रीप में क्या होता है, कांस्टेंट लोड पर या जो ये है वो सेल्फ डिफॉर्म होते रहता है, टाइम के साथ डिफॉर्म होने रहता है। तो ये इस पॉइंट तक हम लोग ग्लास को यूज कर सकते हैं। इसके बाद करेंगे तो ये क्रीप जैसा बिहेवियर दिखाने लगेगा। ये चीज समझ में आ गया? सर एनीलिंग पॉइंट और ट्रांजिशन पॉइंट भी इसको बता दीजिए। एनीलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पर कि हम लोग एनीलिंग करते हैं। एनीलिंग जब हम लोग कूल किए इसको जो है, इसको हम लोग कूल किए, इसको हम लोग जब कूल किए, सडन कूल हुआ है, सडन कूल किए तो इसके अंदर थर्मल स्ट्रेस जनरेट हो जाता है। जब थर्मल स्ट्रेस जनरेट होता है तो उस स्ट्रेस को रिमूव करना होता है। यदि हम लोग रिमूव नहीं करेंगे उस ग्लास से थर्मल स्ट्रेस को, तो उस ग्लास का जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो जाएगा, उसका स्ट्रेंथ बहुत पुअर हो जाएगा। तो हमको पुअर स्ट्रेंथ की ग्लास तो चाहिए नहीं, हमको एक अच्छे स्ट्रेंथ की ग्लास चाहिए। तो हम लोग उस केस में ग्लास को एनीलिंग करते हैं। तो एनीलिंग के टाइम में उस ग्लास का कितना विस्कोसिटी होता है, तो ये विस्कोसिटी वो इस रेंज का होता है, 10 टू द पावर 12 से लेके 10 टू द पावर 12.4 रेंज का एनीलिंग पॉइंट पर होता है। टीजी जो होता है ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है। तो यहीं पे एक्चुअली ग्लास का ट्रांजिशन होता है, मतलब क्रिस्टल से लेके ग्लासी फेज फॉर्म होता है। अब जो है कि हम लोग कैसे मेजरमेंट करते हैं विस्कोसिटी का। विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास 4 मेथड होते हैं। पहला होता है रोटेशन विस्कोमीटर, दूसरा होता है फॉलिंग स्पेयर मेथड, तीसरा होता है फाइबर इलोंगेशन मेथड और चौथा होता है बीम बेंडिंग मेथड। रोटेशन विस्कोमीटर में क्या होता है कि एक स्मॉल सिलेंडर होता है या स्पेंडल होता है जो कि रोटेट करता है एक लार्ज क्रूसिबल के अंदर, और वो क्रूसिबल में जो है ग्लास भरा होता है। तो ये देखो, ये क्रूसिबल है, इस क्रूसिबल में ग्लास का मेल्ट भरा हुआ है, और ये एक स्पेंडल है या सिलेंडर है, इसको हम लोग रोटेट कराते हैं। जब रोटेट कराते हैं तो हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, और फोर्स अप्लाई करते हैं तो कितना रोटेट होता है, तो इस पर कितना रेजिस्टेंस लगता है वो कैलकुलेट करते हैं। और अभी हम लोग देखें कि रेजिस्टेंस टू फ्लो जो है या फोर्स अप्लाई करने के बाद कितना डिफॉर्मेशन होता है, यही विस्कोसिटी होता है। तो हमें उसको रोटेट करने के लिए कितना फोर्स की जरूरत होती है ये कैलकुलेट करते हैं, और ये कैलकुलेट करके एक मैथमेटिकल फॉर्मूला पे हम लोग रख करके इसका विस्कोसिटी मेजर करते हैं। तो ये एक टेक्निक हुआ। दूसरे टेक्निक में क्या करते हैं कि ये स्पेंडल फिक्स रहता है और ये क्रूसिबल ही रोटेट करते रहता है। इसका एक अब दूसरा वर्जन है कि ये स्पेंडल फिक्स रहता है और ये क्रूसिबल भी ही रोटेट करते रहता है। तो उस केस में भी क्या होगा कि इस पर एक फोर्स लगेगा, तो फोर्स को कैलकुलेट कर लेंगे तो हम लोग आसानी से इस मैथमेटिकल फॉर्मूला से उस विस्कोसिटी को मेजर कर सकते हैं। अब इस मेथड से जो विस्कोसिटी मेजर करते हैं वो विस्कोसिटी का रेंज होता है 1 से लेके 10 टू द पावर 4 पास्कल सेकेंड। रोटेशन विस्कोमीटर मेथड से हम लोग 1 से लेके 10 टू द पावर 4 पास्कल सेकेंड तक का विस्कोसिटी मेजर कर सकते हैं। यदि 10 टू द पावर 5 या 10 टू द पावर 6 या 10 टू द पावर 10 पास्कल पर सेकेंड मेजर करना हो
तो हम लोग इस मेथड से नहीं मेजर कर पाएंगे। उसके लिए हमें दूसरा मेथड अपनाना होता है। अब फॉलिंग स्पेयर विस्कोमीटर मेथड में क्या होता है, इसमें क्या करते हैं हम लोग, क्या एक स्पेयर बॉल लेते हैं और एक क्रूसिबल में ग्लास के मेल्ट को लेके ऊपर से गिराते हैं। ऊपर से गिराने के बाद जो है हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से वो कितने देर में नीचे आया, और जो है उस समय को कैलकुलेट कर लेते हैं। इससे हमें उस पर लगने वाला रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो जाता है। यदि मान लो कि कोई लिक्विड कम विस्कस है, या हम लोग कहें कि उस बॉल को पानी में डालेंगे, तो क्योंकि पानी की विस्कोसिटी कम है तो वो बहुत कम समय में बॉटम को टच कर जाएगा ग्रेविटी के कारण। लेकिन यदि हम लोग किसी हार्ड लिक्विड को, जैसे कि मधु को हम लोग डालें और मधु में हम लोग बॉल को डालेंगे तो उसको समय लगेगा, तो समय को कैलकुलेट करते हैं और स्टोक्स इक्वेशन के द्वारा हम लोग इससे विस्कोसिटी को मेजर करते हैं। इस मेथड से जो है विस्कोसिटी हम लोग 1 से लेके 10⁶ तक का मेजर कर सकते हैं। फॉलिंग स्पेयर बीम मेथड से हम लोग 1 से लेके 10⁶ तक के विस्कोसिटी का मेजर कर सकते हैं। अगला जो मेथड्स होता है वो फाइबर इलोंगेशन मेथड होता है, और इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि ग्लास का एक फाइबर बनाते हैं, फाइबर को ड्रॉन आउट करते हैं, और जिसका कि डायमेंशन हमको पहले से पता होता है। एक स्टैंडर्ड डायमेंशन का फाइबर बनाते हैं और उस पर लोड अप्लाई करते हैं। लोड अप्लाई करने के बाद मान लो कि ये एक फाइबर हम लोग ड्रॉ किए ऐसे करके, और इस पर एक लोड अप्लाई कर दिए, तो इसको हम लोग फर्नेस में डाल देते हैं। फर्नेस को हीट करते हैं, और फर्नेस को हीट करने के बाद कितना डिफॉर्मेशन हुआ उस लोड के कारण, लोड भी नोन है, उसका डायमेंशन भी नोन है, तो कितना डिफॉर्मेशन हुआ, कितना उसका लेंथ जो है वो बढ़ा, वो कैलकुलेट करके हम लोग इसके विस्कोसिटी को मेजर करते हैं। इस मेथड से हम लोग 10⁵ से लेके 10⁻12 तक के विस्कोसिटी को मेजर कर सकते हैं। अगला जो मेथड होता है वो बीम बेंडिंग मेथड्स होता है। इस मेथड से हम लोग 10⁸ से लेके 10⁻13 तक के विस्कोसिटी को मेजर करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ग्लास का एक स्मॉल बीम बनाते हैं, जिसका कि हमें क्रॉस सेक्शनल एरिया और उसका लेंथ मालूम होता है, और इसको हम लोग 3 पॉइंट बेंडिंग मेथड से विस्कोसिटी को मेजर करते हैं कि इस पर लोड हम लोग अप्लाई करते हैं, फर्नेस में डालते हैं, और कितना डिफॉर्मेशन होता है वो कैलकुलेट करते हैं। तो ये सारा मेथड्स था विस्कोसिटी को मेजर करने का। उम्मीद है कि सारा मेथड समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा आप लोगों को। अब सवाल एक होता है कि हम लोग इतने सारे मेथड्स का यूज क्यों करें विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए, क्योंकि अभी हम लोग देखें कि जैसे फॉलिंग बॉल मेथड्स है या रोटेशनल विस्कोमीटर है, तो उस केस में जो है हमें मेल्ट की जरूरत पड़ती है। लेकिन बीम बेंडिंग मेथड्स में कोई मेल्ट का फॉर्म नहीं होता है, सीधे एक तरीके का सॉलिड स्टेट में या थोड़ा सा लिक्विड स्टेट होता है। इसलिए हम लोग अलग अलग मेथड्स का यूज अलग अलग विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए करते हैं।